Hello students, welcome to Shortcut. Today we will discuss second poem, The Laburnum Top by Ted Hughes. We will discuss the question answers of this poem. As I have already explained this poem in my earlier videos, so now we are going to discuss the question answers here in this video. The first question you can see on your screen is, she launches away towards the infinite, explain. So this is a very important question from this chapter. We have to explain this line, she launches away towards the infinite. Now here we are talking about she. Who is she in the sentence? It is the bird, goldfinch. Towards the infinite. Infinite represents here the vast blue sky. So the answer will be, the goldfinch bird arrives at the laburnum and it becomes a noisy place. That, as I explained in my poem also, in the summary also, कि जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड जो है वो लेबनम उस पेड़ के ऊपर जब वो पहुंचता है तो उसे एक नॉइजी प्लेस बना देता है, यानी कि वहाँ पर शोर शराबा शुरू हो जाता है, यानी कि काफ़ी उस पेड़ के अंदर एक जान आ जाती है, जैसे चहचहाट जो उसके बच्चे थे गोल्डफिंच के वो चिल्लाने लगते हैं. शी हैज़ कम विद फूड फॉर आवर बेबीज एंड दे आर चिपिंग अवे एक्टिवली एज दे आर फुल ऑफ लाइफ. अब वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी अपनी चोंच के अंदर, और इसी प्रकार जब बच्चों ने माँ को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर चिल्लाने लगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से जीवन से भरे हुए थे. दे वर फुल ऑफ लाइफ. आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द वास्ट ब्लू स्काई. और अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो गोल्डफिंच पक्षी था वो उड़ गया. किस तरफ उड़ गया? वो वास्ट ब्लू स्काई की तरफ, यानी कि नीले आकाश की तरफ उड़ गया. तो यहाँ पर शी जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डफिंच, जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी बात कर रहे हैं. एंड द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पर स्काई. स्काई, क्योंकि स्काई की कोई लिमिट नहीं रहती, स्काई बहुत ही बड़ी है, तो इट इज़ described as infinite by the poet. So let's move on to second question. The second question is, describe the laburnum top. अब हमें laburnum top को describe करना है. The laburnum is a tree that sheds its leaves in the autumn season. अब laburnum ट्री को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे इसमें अच्छे से कि क्या उस पेड़ का कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के हैं, वो पेड़ किस तरह से उगता है, उसके कब वो पत्ते गिरते वगैरह, उसके बारे में डिटेल्स हम यहाँ पर देंगे. तो जैसे कि पहले हमने देखा कि laburnum एक ऐसा पेड़ है जो अपने पत्ते गिरा देता है. कौन से सीज़न में? ऑटम सीज़न में. The leaves at the top of the tree turn yellow and its seed have fallen. जो इसके पत्ते होते हैं टॉप के ऊपर, एकदम ऊपर, वो येलो पड़ जाते हैं धीरे धीरे, और इसके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो भी नीचे गिरने लगते हैं. द टॉप ऑफ द ट्री इज स्टिल एंड साइलेंट. अब पेड़ का जो टॉप है वो एकदम स्टिल, हिले डुले बिना वो एकदम स्टिल खड़ा है, यानी कि स्थिर खड़ा है. एंड इट इज़ साइलेंट, और एकदम शांत है. देर इज़ नो ब्रीज, सो देर इज़ नो मूवमेंट देयर एट ऑल. वहाँ पर ब्रीज, बिल्कुल भी वायु हवा नहीं है, इस कारण से वो पेड़ जो है वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा है. सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. टू व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच कंपेयर्ड? व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? अब गोल्डफिंच का जो मूवमेंट है, यानी कि वो जो पेड़ पर आकर किस प्रकार से बैठता है, उसको किसके मूवमेंट से, कैसे, किससे कंपेयर किया गया है, किससे उसकी तुलना की गई है, और इस तुलना का बेस क्या है, किस आधार पे ऐसा कंपैरिजन किया गया है. जैसे कि आपको अगर पोएम याद हो तो उसके मूवमेंट को लिजार्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया था. तो आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका? द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच ऑन इट्स अराइवल टू द लैबनम ट्री इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजार्ड. तो जो मूवमेंट था गोल्डफिंच का जब वो उस लैबनम ट्री के ऊपर आता है, तो उसका मूवमेंट जो था वो एक लिजार्ड की तरह था, एक छिपकली की तरह था. जिस तरह से छिपकली आपके आजू बाजू अगर होती है तो पलक झपकते ही कहाँ गायब हो जाती है ये हमको पता नहीं लगता है, तो उसी प्रकार ये जो गोल्डफिंच था ये भी उसी दबे पाँव, उसी प्रकार से ये शांतिपूर्ण तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ उस पेड़ के ऊपर आप बैठता है. द लिजार्ड मूव्स क्विकली. लिजार्ड कैसे तेज़ी से गायब हो जाती है? इट हैज़ अ स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट. जो छिपकली रहती है उसका मूवमेंट कैसा रहता है? एकदम शांतिपूर्ण तरीके से और क्विकली, बड़ी तेज़ी से, अलर्टनेस के साथ, पूरी सतर्कता से वो आगे बढ़ती है. द सेम मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द गोल्डफिंच एज इट एंटर्स इट्स नेस्ट इन द foliage of the laburnum tree to feed her babies. ये सेम मूवमेंट, ये सेम जो
मूवमेंट है वो पाया गया है किसके अंदर, गोल्ड फिंच के अंदर, जब वो अपने नेस्ट के अंदर पहुंचती है, जब वो नेस्ट जो है उसका उस लेबनम ट्री के ऊपर, जब वो पत्तों के बीच बने अपने नेस्ट के ऊपर पहुंचती है, तब उसका मूवमेंट एक छिपकली की तरह पाया गया है जब वो अपने बच्चों को खाना खिलाने आती है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि उसको कंपेयर किससे किया गया है, लिजार्ड से। लिजार्ड से क्यों किया गया है, क्योंकि लिजार्ड जिस प्रकार से दबे पाँव चुपचाप आती है और तुरंत भागकर कहीं भी गायब हो जाती है, बड़ी तेज़ी से, बहुत ही अलर्ट होती है, उसी प्रकार ये भी अलर्ट रहती है। तो बर्ड को कंपेयर किया गया है लिजार्ड से। और क्यों किया गया है, क्योंकि उसका मूवमेंट जो है वो एकदम लिजार्ड की तरह ही था। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ क्वेश्चन हियर इज, व्हाट डज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है, हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमें समझाना है। द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क स्टैंड्स फॉर द लेबनम फ्लावर्स दैट फॉल लाइक बार्स। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज स्टैंड यहाँ पर बताया गया है, ये फ्रेज हमको बताता है कि लेबनम फ्लावर्स जो हैं, जो लेबनम के फूल हैं, जो कि बार्स की तरह उसके चेहरे पे, गोल्ड फिंच के चेहरे पे बार्स जैसे सलाखें रहती हैं, सलाखों की तरह वो उसके चेहरे पे उसकी परछाई पड़ रही है। When the goldfinch sits behind the flower, जब गोल्डफिंच उन फूलों के पीछे बैठता है, the shadow on her face looks like she is wearing a mask that has bars on it। तो पीछे बैठा जो पक्षी है, जो गोल्डफिंच है, उसके चेहरे पर उस फूलों की जो परछाई पड़ती है, तो इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे गोल्डफिंच ने मास्क पहना हो और मास्क के ऊपर बार्स लगे हो। बार्स का मतलब यहाँ पर सलाखें, जो कि आप जेल में कैद किसी कैदी को देखेंगे तो सामने सलाखें जो आपको दिखेंगी, उन सलाखों की तरह वैसा ही यहाँ पर एक मास्क, एक परछाई जो है वो गोल्डफिंच के चेहरे पर पड़ती है, और जिससे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो गोल्डफिंच है उसने एक मास्क पहना हुआ है और मास्क जो है उसके ऊपर बार्स बने हुए हैं। द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। The adjective bird has been transferred from the phrase to the bird which is associated with it। अब यहाँ पर कवि ने, जो हम बात करें हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया, फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पर यूज़ किया गया इसमें, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा जिसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पूरे समझा दिए जाएंगे। टिल द टाइम आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है बर्ड, ये ट्रांसफ़र किया गया है फ्लावर से बर्ड के ऊपर, यानी कि बर्ड फेस। बर्ड फेस जो है, ये फेस किसका है, यहाँ पर ये फ्लावर्स के कारण हो रहा है, लेकिन फ्लावर्स का जो है वो सीधा सीधा ट्रांसफ़र किया गया है बर्ड के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है वो फिगर ऑफ स्पीच देखने को हमें मिलता है। अगला प्रश्न जो है वो है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। हमें पोएम की स्टार्टिंग, शुरुआत और इसके अंत के बारे में हमने क्या नोटिस किया है। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम एंड साइलेंट। हमने देखा था कि शुरुआत में जो पेड़ था वो कैसा था, एकदम शांत और स्टिल, यानी कि बहुत ही शांत था, बहुत ही स्टिल था। देर इज़ नो ब्रीज सो द ट्री टॉप इज स्टिल। अब हवा ना होने की वजह से ट्री टॉप जो था वो एकदम स्टिल था, एकदम स्थिर था। देन विद द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच टू हर नेस्ट इन द लेबनम द ट्री बिकम्स अलाइव विद द चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स ऑफ द बेबी बर्ड्स। अब पेड़ जो था एकदम शांत था, एकदम रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच की एंट्री होती है उस पेड़ के ऊपर, उस ट्री के ऊपर, तो पेड़ जो है वो फिर से जीवंत हो जाता है। उसके अंदर फिर से जैसे लगता है जैसे फिर से उसमें प्राण आ गए हों। और उसके ऊपर जो गोल्ड फिंच के बच्चे थे, जो उसके बेबी बर्ड्स थे, वो चिल्लाने लगते हैं अपनी माँ को देखकर, गोल्ड फिंच को देखकर। As the mother feeds them, it is like an engine is at work, and then when the goldfinch flies away towards the vast blue sky, the tree again become motionless and still। अब जो माँ जो है वो एक इंजन से कंपेयर किया गया माँ को, क्योंकि माँ जो है वही बच्चों को खाना खिलाने के लिए खाना लेकर आई है।
अगर माँ ना हो तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मदर को एक इंजन की तरह कहा गया है। गोल्डफिंच को इंजन से कंपेयर किया गया है। और गोल्डफिंच जो है एज अ मदर वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई है। तो जैसे वो खाना खिलाना शुरू करती है, उसके आते ही उस पेड़ के अंदर जो बच्चे हैं गोल्डफिंच के, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे मदर बर्ड जो है वो इंजन की तरह है कि उसके आते ही सब कुछ चल पड़ा है फिर से। और फिर वो खाना खिलाने के बाद गोल्डफिंच जो है वो इस नीले आकाश की तरफ उड़ जाती है। और फिर से वो पेड़ जो था वो मोशनलेस हो जाता है, वो स्टिल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो मोशन था, जो उसके अंदर मूवमेंट था, वो फिर से रुक जाता है और पेड़ फिर से स्टिल हो जाता है, एकदम साइलेंट, स्थिर हो जाता है। द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम द लेबनम टॉप। इस पोएम के अंदर आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगी है वो इसमें आप लिख सकते हैं, बट जो आंसर बुक के अंदर दिया है वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर देता हूँ। द पोएम द लेबनम टॉप बाय टेड ह्यूग्स is a simple poem and I feel it vividly describes the life brought into an otherwise still and silent laburnum tree on the arrival of a goldfinch। ये पोएम जो है इसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से एक काम और साइलेंट एक डेड ट्री के अंदर किस प्रकार से गोल्डफिंच के आते ही एक उसके अंदर जीवन फिर से जाग उठता है। He uses some comparisons which seem to be very apt। यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस किए गए हैं, जैसे कि गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया है लिजार्ड के साथ। तो ऐसे कंपैरिजन जो हैं वो बिल्कुल एकदम सही बैठते हैं। The movement of the goldfinch is compared to a lizard and the nest of babies which comes alive when they are being fed by the mother bird is compared to a machine। बर्ड का मूवमेंट जो है उसे लिजार्ड से कंपेयर किया गया है। नेस्ट जो बेबीज़ का नेस्ट है उसको इंजन से कंपेयर किया गया है। जब माँ आती है उनको खाना खिलाने के लिए तो जिस तरह से इंजन के अंदर इंजन को स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से इंजन की तरह वो पेट जो है फिर से शुरू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर चहचहाहट पक्षियों की गूंजने लगती है। द गोल्ड फिंच इज़ कम्पेयर टू एन engine that stokes the bird to come alive and bring some activity to the silent laburnum top। अब गोल्डफिंच जो है उसको इंजन से कंपेयर किया गया, उसे इंजन के साथ उसकी तुलना की गई है क्योंकि उसके आते ही जो लेबनम टॉप है उस पेड़ के अंदर फिर से जान भर जाती है, तो इस कारण से उसे कंपेयर किया गया है इंजन से। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। Now the last question here is why is the image of the engine evoked by the poet। और इस क्वेश्चन को 3 तरीके से यहाँ पर दिया गया है। What happened when the goldfinch came to the laburnum tree? और it is the engine of a family, she stokes it full, explain। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है वो एक ही है। When the mother goldfinch arrives with food for her young ones, the little ones become noisy, wanting her attention and the food। अब जब माँ जो थी यानी कि गोल्डफिंच मदर जो थी वो जब उस पेड़ पे आती है, अराइव करती है, वहाँ पहुँचती है फूड के साथ, खाने के साथ अपने बच्चों के लिए, तो वो जो बच्चे थे वो नॉइज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? वो अपनी माँ का अटेंशन पाने के लिए और खाना उनको मिल सके, इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं। The sound of the young ones and their mother is compared to the start of an engine। अब यहाँ पर माँ और उसके बच्चे जो हैं, जो उनका साउंड है उसको कंपेयर किया गया है एक इंजन की शुरू होने से, यानी कि जिस प्रकार से एक इंजन स्टार्ट होता है वैसे यहाँ पर उनका जो शोर है वो एक इंजन से उसको कंपेयर किया गया है। एज द गोल्डफिंच फीड्स द बेबीज दे आर मोर एनर्जाइज्ड एंड फुल ऑफ लाइफ। गोल्डफिंच अपने बच्चों को जब खाना खिला देगी तो वो और ज़्यादा एनर्जी से भर जाएंगे और उनमें और ज़्यादा जीवन यानी कि और ज़्यादा वो हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। दे स्टार्ट देयर चिटरिंग एंड ट्रिलिंग। और खाना खाते ही वो अपनी चिल्लाहट यानी कि उनकी जो चहचहाने की, चहकने की आवाज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देयर इज़ अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एज ऑल ऑफ देम स्टार्ट फ्लैपिंग देम एंड दिस एंटायरली एक्टिविटी is like stoking or fueling and running of an engine। अब
वो जो पक्षी हैं वो सब अपनी माँ को देखकर, आपने ऐसा देखा ही होगा, जो पक्षियों के बच्चे जो हैं जब माँ घोंसले में पहुंचती है तो वो माँ को देखकर छटपटाने लगते हैं, अपने विंग्स फड़फड़ाने लगते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी वही सीन क्रिएट हो रहा है, बच्चे जो हैं वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो फ्यूल अपने अंदर भर रहे हैं। इस एक्टिविटी को कंपेयर किया गया स्टोकिंग से या फिर फ्यूलिंग से, जब उनको जैसे कि पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी के अंदर, पेट्रोल भरा जाता है, ईंधन भरा जाता है उस तरीके से, और उसके बाद इंजन को चलाया जाता है, इनकी गाड़ी स्टार्ट की जाती है। उसी प्रकार से इस एक्टिविटी को कंपेयर किया गया फ्यूलिंग से, और बाकी जो है रनिंग ऑफ एन इंजन। The birds are well fed and can now continue with the chirping and fluttering with more gusto. Birds जो हैं अच्छे से उनको भरपेट खाना मिल चुका है, और खाना खाने के बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो फिर से चिरपिंग और फ्लटरिंग यानी कि अपने चहचहाहट को, अपने पंखों को फड़फड़ाना, इन सब एक्टिविटीज़ को वो और ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ वो जारी रख सकते हैं। The whole tree trembles and thrills with their energy. पूरा पेड़ जो है वो इनकी एनर्जी से, इनकी चहचहाहट से, इनके पंखों के फड़फड़ाने से फिर से जीवंत हो चुका है, वो फिर से हिलने लगा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर फिर से जान आ गई हो। तो ये था हमारा चैप्टर, हमारी पोएम द लैबनम टॉप, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। बाकी शॉर्ट आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, जो कि आपको खुद कर लेने हैं। जैसे कि इसके मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु हैज़ पेन्ड द पोएम लैबनम टॉप? इस पोएम को किसने लिखा है वो आप अच्छे से जानते हैं, टेड ह्यूग्स ने। द पोएट डिस्क्राइब्स द हैपनिंग ऑन द लैबनम ट्री इन द मंथ ऑफ, ये कौन से महीने की बात की जा रही है? उसका उत्तर है सितंबर। सितंबर के महीने की बात की जा रही है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस बुक के अंदर, बट जो मेन आंसर्स थे बड़े वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। होप यू एंजॉयड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।